गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट। और आज हम इसमें चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन यानी कि परियोजना अभिज्ञान पहचान। सबसे पहले हम जानेंगे परियोजना अभिज्ञान का अर्थ, यानी कि विनियोजन सुअवसरों के वातावरण और इससे अपेक्षित प्रत्यय का सावधानी पूर्वक अवलोकन करने के पश्चात एक परियोजना का प्रारंभिक चयन परियोजना अभिज्ञान है। इसको हम ऐसे समझें कि आंतरिक एवं बाह्य प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए संभावित अवसरों का पता लगाने और ऐसे अवसरों के लक्षणों के विकास की दृष्टि से आर्थिक समंकों के संग्रहण कलेक्शन यानी कि इकोनॉमिक डाटाज के कलेक्शन, संकलन एवं विश्लेषण से संबंधित प्रोसेस जो है वो प्रक्रिया अभिज्ञान है। आगे बढ़ते हैं। व्यावसायिक सुअवसर क्या है? क्या होता है कि जो परियोजना अभिज्ञान है उसके पीछे कौन से विचार होते हैं? वो विचार उन व्यावसायिक सुअवसरों का पता लगाना है जो साध्य एवं आशाजनक है तथा आगे जांच और मूल्यांकन योग्य है। तो उन्हीं के आधार पर परियोजना अभिज्ञान को हम आगे बढ़ते हैं। परियोजना अभिज्ञान के स्टेप में व्यावसायिक अवसर मूल रूप से विचार ही हैं जो कि समाज के किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह अथवा संपूर्ण समाज के लाभ के लिए सर्वाधिक लाभप्रद अवसरों में परिवर्तित किया जा सके। अब ये विचार तो है, हमारे पास विचार तो आ गए, लेकिन वो लाभदायक है कि नहीं या किस प्रकार से लाभदायक हो सकते हैं उसको हम परियोजना अभिज्ञान में देखते हैं। अब पीटर एफ ड्रकर के अनुसार 3 प्रकार के सुअवसर हैं: योगात्मक अवसर, अनुपूरक अवसर और विघटन अवसर। सबसे पहले योगात्मक अवसर को पढ़ते हैं। ये वे होते हैं जो व्यवसाय के स्वरूप में बिना किसी प्रकार का परिवर्तन किए निर्णयकर्ता को विद्यमान संसाधनों का बेहतर उपयोग करने योग्य बनाते हैं। यानी कि इनमें किसी भी प्रकार का व्यवसाय के स्वरूप में परिवर्तन नहीं करना पड़ता और जो विद्यमान उनके पास में उपलब्ध रिसोर्सेज है उनसे ही उपयोग किया जा सकता है। अनुपूरक अवसर कॉम्प्लीमेंट्री अपॉर्चुनिटीज़ में ये नए विचारों को जन्म देते हैं, यानी कि इसमें पूरा विचार का कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाएगा और जो व्यवसाय की विद्यमान संरचना है उसमें भी कुछ सीमा तक परिवर्तन होता है। उसके बाद हम करते हैं विघटन अवसर यानी कि ब्रेक थ्रू अपॉर्चुनिटीज़ की। इसके अंतर्गत व्यवसाय की प्रकृति और स्वरूप में मूलभूत परिवर्तन हो जाता है। नेचर ऑफ बिजनेस क्या है वो पूरा कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। अब हम ये देखें कि सबसे कम जोखिम किस में हुई? योगात्मक में, क्योंकि इसमें व्यवसाय का जो स्वरूप है, जो नेचर था वो चेंज नहीं हो रहा है, प्लस रिसोर्सेज भी जो पहले से ही हैं उनमें हो रहा है, तो इसलिए इसमें जोखिम की मात्रा कम है। जबकि बाकी 2 अनुपूरक और विघटन में जोखिम ज़्यादा है। विघटन में अनुपूरक की तुलना में ज़्यादा जोखिम है क्योंकि इसमें व्यवसाय का प्रकृति और स्वरूप दोनों ही बदल रहा है। जोखिम तत्व कब अधिक होगा? जब परियोजना विचार के क्षेत्र एवं प्रकृति को परिभाषित करने, परियोजना उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वैकल्पिक विचारों का विकास करने और सर्वाधिक संभाव्य विचार का चयन करना अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इन दोनों अवसरों में हमें अधिक जोखिम देखने को मिलेगा और योगात्मक में बहुत कम जोखिम देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं परियोजना लक्षणों का अभिज्ञान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। परियोजना विचार का अध्ययन साध्यता विश्लेषण का प्रारंभिक बिंदु होता है और इसमें क्या होता है, यह अध्ययन परियोजना के तर्क, उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निष्पादित किए जाने वाले कार्य और प्रत्येक क्रिया में शामिल आदा प्रदा यानी कि इनपुट, आउटपुट एवं प्रक्रियाओं की जानकारी के लिए किया जाता है। इसका अंतिम उद्देश्य क्या हुआ? परियोजना के लक्षणों को पहचानना। अब प्रत्येक परियोजना के 3 आधारभूत लक्षण होंगे: आधा लक्षण यानी कि इनपुट लक्षण, प्रदा लक्षण, आउटपुट लक्षण और सामाजिक लागत लाभ लक्षण यानी कि सोशियो कॉस्ट बेनिफिट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? यह परिभाषित करती हैं कि परियोजना में निवेश किस प्रकार से किया जाएगा, यानी कि हम इनपुट क्या कर रहे हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स यही बताती है कि आधा के रूप में परियोजना में रॉ मटेरियल, पावर,
मानव शक्ति यानी कि मेन पावर, वित्तीय स्रोत, फाइनेंशियल रिसोर्सेज और संगठनात्मक ढांचे, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की आवश्यकता किस प्रकार से है। यानी कि इस परियोजना के आधा लक्षणों को स्पष्ट करने के लिए, इनपुट लक्षणों को स्पष्ट करने के लिए इन सभी आधाओं इनपुट्स में इनकी प्रकृति और इम्पोर्टेंस को मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इनपुट्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं किसी परियोजना में? रॉ मटेरियल, शक्ति, मेन पावर, फाइनेंशियल और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो इन सभी को हम इसमें देखते हैं। फिर हम बात करते हैं प्रदा लक्षण, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। यह परिभाषित करती है कि परियोजना क्या सृजित करेगी। यानी कि हम इसमें ये देखते हैं कि परियोजना से आउटपुट हमें क्या मिलेगा, मीन्स माल का उत्पादन किस प्रकार से होगा। अतिरिक्त सेवाओं की व्यवस्था के रूप में भी परियोजना उपज हो सकती है। परियोजना उपज के मात्रात्मक तथा गुणात्मक रूप में विस्तृत विचार किया जाना आवश्यक है। इसलिए मात्रात्मक परियोजनाओं में परियोजना द्वारा सृजित वित्तीय उपजों का निर्धारण करना भी आवश्यक हो जाता है। यानी कि प्रदा जो लक्षण होंगे परियोजना के, उनमें हम आउटपुट्स की चर्चा करेंगे। फिर बात करते हैं सामाजिक लागत लाभ लक्षण, सोशल कॉस्ट बेनिफिट कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें क्या होगा? परियोजना क्रियान्वयन संस्था तथा वातावरण या आधा प्रदा लक्षणों के प्रभाव को परिभाषित करती है और प्रत्येक परियोजना का सामाजिक लागत लाभ पहलू भी होता ही है। यह अर्थव्यवस्था में उपलब्धताओं तथा अनुपलब्धताओं के वर्तमान संतुलन को निश्चित रूप से प्रभावित करती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परियोजना क्रियान्वयन संस्था के अध्ययन से प्राप्त सूचना और वातावरण के साथ परियोजना विचार तथा लक्षणों का अभिज्ञान आधारभूत सूचनाएं प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं परियोजना अभिज्ञान का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन। क्यों करना ये जरूरी है? इसके ये सारे रीज़न है कि ये आर्थिक विकास के उत्प्रेरक कारक बन जाती है। इसके अलावा रोजगार एवं आय सृजन की दृष्टि से भी विकास प्रक्रिया का सूत्रपात करती है। इससे दीर्घकालीन लाभ होते हैं। भावी क्रियाओं और सेवाओं का एक ढांचा बनाया जा सकता है। इसके अलावा आधारभूत ढांचा और वातावरण का विकास होता है। अभिज्ञानित परियोजनाओं से समाज में परिवर्तन भी आते हैं और इनके अलावा सामाजिक सांस्कृतिक विकास को भी जन्म मिलता है। ये सारे इसके लाभ देखने को मिलते हैं। इसलिए परियोजना अभिज्ञान के महत्व को इन पॉइंट्स में समझा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं परियोजना अभिज्ञान के चरण, स्टेप्स इन प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन। ये 6 कदम है, 6 स्टेप्स हैं। विचारों का सृजन अथवा खोजना, जनरेशन और स्कोटिंग ऑफ आइडियाज, स्वॉट एनालिसिस, पर्यावरण अनुश्रवण, मॉनिटरिंग ऑफ एनवायरनमेंट, निगमीय मूल्यांकन, कॉर्पोरेट अप्रेजल, प्रारंभिक समीक्षा, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग और सर्वोत्तम परियोजना विचार का चयन, सेलेक्टिंग द बेस्ट प्रोजेक्ट आइडिया। सबसे पहले हम बात करेंगे विचारों का सृजन या खोज। इसको हम पढ़ते हैं। परियोजना विचार साहसिकी अपरिष्कृत अभिव्यक्ति है। परियोजना विचार किस रूप में व्यक्त किया जाता है यह महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए सर्वाधिक संभाव्य परियोजना का चयन करने के लिए साहसी को परियोजना जिसको कि वह लेना चाह रहा है उसके लिए कुछ विचारों के सृजन की आवश्यकता होती है और वो विचार आंतरिक या बाह्य हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले इंसान क्या करता है? अवलोकन करता है या ऑब्जर्व करता है किसी भी चीज़ के लिए। उसके दिमाग में अवलोकन, निगमन या नवाचार करने की क्षमता होती है। तो उसके दिमाग में सबसे पहले अवलोकन ही आता है। अनुपालक मस्तिष्क से निरंतर अनेक परिस्थितियों के संपर्क में आता है जिनका उपयोग विनियोग अवसरों को विकसित करने में किया जा सकता है। किसी वस्तु या सेवा की कमी किसी एक बड़े उद्योग के विकास का कारण बन सकती है। तो इसलिए कभी कभी अवलोकन भी नए विचारों और परियोजनाओं को जन्म दे सकता है। उसके बाद जो होता है विद्यमान उद्योगों के निष्पादन का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज। कभी कभी क्या होता है जो वर्तमान में या विद्यमान उद्योग हैं उनके निष्पादन कार्य को भी देखा जाता है। विद्यमान उद्योगों की लाभदायकता और क्षमता उपयोग के संदर्भ में भी अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है जब हम किसी भी विचार के बारे में सोच रहे हैं। तो विभिन्न उद्योगों की क्षमता उपयोग की जांच अधिक विनियोग के बारे में सूचना उपलब्ध करवाती है। इनके अलावा विभिन्न उद्योगों के निवेश और उत्पादनों का भी विश्लेषण किया जाना चाहिए। इनके अलावा आयात एवं निर्यात का विश्लेषण,
तो ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। आयात निर्यात का विश्लेषण, देश में निर्मित उत्पाद जो वर्तमान में आयात किए जाते हैं 3 कारणों से लाभप्रद होते हैं। भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार लाते हैं, रोजगार अवसरों का सृजन करते हैं और सहायी उद्योगों और सेवाओं के लिए बाजार उपलब्ध करवाते हैं। तो इन इसी तरह निर्यात समंकों की भी गहन जांच कर ली जानी चाहिए। इनके अलावा रुग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने की संभावना की खोज करना, यानी कि जो रुग्ण है इकाइयाँ जो या तो बंद हो गई है या बंद होने के कगार पर हैं, उनके बारे में भी देख लेना चाहिए कि क्या इनको वापस पटरी पर लाया जा सकता है अथवा नहीं। इनके अलावा व्यापार तथा पेशेवर पत्रिकाएं, ये क्या होती हैं? विचारों का जननसम स्रोत प्रदान करते हैं। तो इन पत्रिकाओं और पेशेवर संगठनों के प्रतिवेदन और अभिलेखों द्वारा प्रदत्त जो सांख्यिकी और डाटा, यानी कि जो डेटा, सूचनाएं, इंफॉर्मेशंस मिलती हैं, उनको भी विनियोग अवसरों में विकसित किया जा सकता है, बशर्ते वो हमारे व्यवसाय के लिए उपयोगी हो। इनके अलावा शोध संस्थाओं के बुलेटिन्स, योजना प्रपत्र, प्लान डॉक्यूमेंट, व्यापार मेले और प्रदर्शनियाँ, वित्तीय संस्थाओं एवं विकासात्मक एजेंसियों के सुझाव, ये भी बहुत मायने रखते हैं। राज्य वित्त निगम, विकास निगम तथा अन्य विकास एजेंसियां समय समय पर औद्योगिक विकास की दृष्टि से राज्य में अध्ययन करते हैं और साध्यता प्रतिवेदन करते हैं। तो ऐसी एजेंसियां भी संभावित परियोजनाओं की पहचान करके संभावित उद्यमियों को मार्गदर्शन और सुझाव देती हैं। तो ये विचार भी हम परियोजना अभियान में यहाँ से भी विचार लाए जा सकते हैं। इनके अलावा स्थानीय सामग्री तथा संसाधनों की जांच में भी हमें कुछ न कुछ आइडिया मिल सकता है। जैसे NCAER तथा अन्य संस्थाएं देश में विभिन्न क्षेत्रों का सर्वेक्षण करती है और औद्योगिक विकास की संभावना वाले क्षेत्रों पर भी प्रकाश डालती है। इनके अलावा आर्थिक और सामाजिक प्रवृत्ति का विश्लेषण भी नए व्यावसायिक सुअवसर उपलब्ध करवाते हैं। जैसे बदलते एकल परिवार की प्रवृत्ति अभी समय के मूल्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न कर रही है। फलस्वरूप समय बचाने वाले उत्पाद जैसे तैयार खाद्य उत्पाद, माइक्रो ओवन, विद्युत कूलर्स, विद्युत वाहन की मांग बढ़ रही है। तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो सारे रीजन्स हैं, इन रीजन्स के अगर हम जांच करें या इन रीजन्स को देखें तो नए विचारों का सृजन यहाँ से आता है। नेक्स्ट हम स्वोट एनालिसिस पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अभी के लिए थैंक यू।